तो शुरू करते हैं हमारा लास्ट डे रिवीजन स्ट्रेटेजी फॉर द एग्जाम। विथ रेस्पेक्ट टू एमसीक्यू में एक बात जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं क्या वो पहले करने चाहिए बाद में। एज पर मी जब शुरू के 15 मिनट मिलते हैं आप उसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि वो कौन से ऐसे एमसीक्यू जो आपने ऑलरेडी पहले करे हुए हैं, और वो जनरली अगर आपने आईसीए की बुकलेट करी हुई होगी तो उसमें से अराउंड 50% एमसीक्यू आपको रिपीटिव मिलेंगे। जैसे इंटीग्रेटेड केस स्टडी अगर आप लोगे तो अराउंड 40 के लगभग इंस्टीट्यूट ने अभी तक रिलीज करी है इंटीग्रेटेड केस स्टडी। आपको मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस होते हैं उस टाइप की ये वही केस स्टडी फिर से रिपीटिव आपको 2 इंटीग्रेटेड केस स्टडी में एक वो मिलेगी। ठीक है, तो उनको और बाकी जो 50% रहेंगे उनमें वो पता नहीं कौन सी लाइन से कहां से पूछे जाए। जब शुरू में पेपर स्टार्ट होता है तो याद नहीं आता, बट आपका माइंड प्रोसेस करता रहेगा। आप देख लेना, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आप बाय द एंड ऑफ जब पेपर का समय खत्म होना आएगा, खत्म करने का, उस समय तक वो आप रिकॉल कर लोगे। तो ये स्ट्रेटेजी हमेशा दिमाग में रखना विद रेस्पेक्ट टू एमसीक्यू। डिस्क्रिप्टिव पोर्शन को मैंने 3 पार्ट में ब्रेक किया। एक पी स्टैंडर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, और अदर टॉपिक को मैंने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है, ए बी सी। जो ए पार्ट में मैं कैटेगराइज कर रहा हूं, इवन एक्सपेक्ट करता हूं कि एमसीक्यू के अंदर उसमें से इंटीग्रेटेड केस स्टडी में क्वेश्चंस आने के चांसेस रहेंगे। तो अगर आप देखो, मैं अराउंड 25 आवर्स मान के चल रहा हूं, आपको टोटल मिलेंगे, मतलब 24 to 27 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट कितनी देर रात में सो रहे हैं आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो उसके बेस पे अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ सारी टाइमलाइंस प्लॉट कर दी है। ये बाकायदा आपको टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। एज पर मी आज आपको क्या करना चाहिए, एसएफएम का पेपर दे के आए हो तो एज पर मी पहले प्रोफेशनल एथिक करना चाहिए, क्योंकि आप ये ऑलरेडी अच्छी तरीके से जानते हो और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। और उसके साथ साथ आप इजी वाले स्टैंडर्ड, मतलब यह आप जैसे रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स ये उठा सकते हो, इंपॉर्टेंट भी और आराम से हो भी जाते हैं, और स्टूडेंट जनरली इसमें अच्छी पकड़ भी होती है इनकी। तो अगर आप डे 0 पे आप ये करने की कोशिश करो। कल सुबह जब मॉर्निंग में आप उठते हो फ्रेश, तो कोशिश करो जैसे 300 की सीरीज उठा लो और 600 की सीरीज उठा लो। ये माइंड फ्रेश है, इनको उठा लो। 300 की सीरीज के साथ ये दोनों चैप्टर करने की भी कोशिश करो जो लिंक्ड है, ऑडिट प्लानिंग, स्ट्रेटेजी एंड एग्जीक्यूशन और रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल। इसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट भी रहते हैं, एग्जाम में आते भी हैं ये। और जो 600 की सीरीज है उसके साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को करने के साथ साथ कोशिश करो। जैसे आपको पता ही है सीएफएस के अंदर आज के डेट में तो सीएफएस कॉर्पोरेट गवर्नेंस से भी लिंक होकर क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसको करने की कोशिश करो। इसके बाद अब कुछ स्टूडेंट ये कर सकते हैं, जैसे सारे स्टैंडर्ड को एक साथ कंप्लीट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट ये भी कर सकते हैं कि ये हो गया, इसके बाद आप कुछ इंपॉर्टेंट ए कैटेगरी के सारे जो चैप्टर्स मैंने अगर आप देखोगे पूरे लिख दिए, ए कैटेगरी कौन से हैं इनको आप उठा लो। ठीक है, ताकि मतलब टारगेट करो कि बाई 3 और 4 o'clock तक ये एक कैटेगरी हो जाए, फिर उसके बाद में बी में उठाना। और सी में मैं सिर्फ एक ही चैप्टर को रखता हूँ, बैंक ऑडिट को। रीजन बिंग और एक चीज को भी रीजन बिंग, क्योंकि ये इतना बड़ा है, इसको करने बैठोगे उसकी जगह आप 5-6 चैप्टर कर लोगे। और एक और चीज को सी कैटेगरी में रखता हूं, दैट इज योर फिस्कल लॉ का जो क्लॉज 3CD, ये सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, इसका एक फिस्कल लॉ के बेसिक प्रोविजंस ये आपको करने चाहिए, दोनों जीएसटी और इनकम टैक्स वाले। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। बट बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म 3CD के वो सारे क्लॉजेस पे इतना एफर्ट लगाते हैं, उसमें कोई जरूरत नहीं, उसमें आपके 5-6 चैप्टर हो जाएंगे। वो ऑलरेडी आपने रियल लाइफ में जब करा होगा टैक्स ऑडिट करते समय, आप ऑटोमेटिकली रिकॉल कर जाओगे। उस पर इतने एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, उसकी जगह बाकी चैप्टरों पे फोकस करो, और लास्ट में अगर समय बच जाए तो आप जरूर करना। ठीक है, तो ये रहेगी हमारी स्ट्रेटेजी विद 25 आवर्स टाइमलाइंस कैसे मैंने प्लॉट किया है। जस्ट टू रिपीट बैक अगेन, आप जो 0 डे है, यानी जिस दिन एग्जाम देखे हो एसएफएम का, उस दिन आप पहले पी और स्टैंडर्ड्स, रिपोर्टिंग वाले स्टैंडर्ड्स करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाए। डे 1 के अंदर आप या तो सारे स्टैंडर्ड्स खत्म कर लो, ये माइंड फ्रेश है, जो 300 की सीरीज और 600 वाले को आप कवर करने की कोशिश करो, या और कोई भी आप सीक्वेंस उठा सकते हो। ठीक है,
उसके बाद ये जो ए कैटेगरी वाले चैप्टर करने की कोशिश करो। जैसे पीयर रिव्यू है, इस बार मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यह तो इंटीग्रेटेड केस स्टडी से एक क्वेश्चन 100% आपको देख लेना। ए कैटेगरी वाले जो ये चैप्टर प्लॉट है, पीएसयू, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, आपको मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज, जो एग्जाम डे है उसके अंदर एक जरूर इंश्योर करना, एग्जाम डे वाले दिन आप यह तो जो स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन है, मैं हमेशा कहता हूं आप क्वेश्चन को कैटेगराइज करो, ये ए कैटेगरी वाला लास्ट दिन आपको करना है, कुछ बी कैटेगरी वाले, सी कैटेगरी वाले, तो वो क्वेश्चंस को एक बार रनिंगली देखते हुए जाओ ताकि आपकी रिकॉल वैल्यू काफी अच्छी हो जाएगी एग्जाम वाले दिन। तो एग्जाम वाले दिन मेक श्योर यू आर कवरिंग एक तो ऑल ए कैटेगरी क्वेश्चन फ्रॉम प्रोफेशनल एथिक्स एंड योर स्टैंडर्ड्स। एंड एग्जाम जाने से पहले एक आप स्टैंडर्ड की सीरीज के जो स्टैंडर्ड्स के नाम है वो आपको आने चाहिए, प्रोफेशनल एथिक्स के क्लॉजेज नंबर आने चाहिए, अब तो इस पर डायरेक्ट एमसीक्यू भी आ रहे हैं। और तीसरा, आपको जो कारों के है ये जरूर आने चाहिए क्लॉजेस, क्योंकि इसका फायदा ये, अगर ये 3 चीज कर जाए तो इसमें हार्डली, अगर आपने पहले करा हुआ है तो हार्डली 20-1 मिनट लगेंगे, आपके 7-8 नंबर तो इसी से निकल के आ जाएंगे, ठीक है। दैट इज माई सजेशन टू यू। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। कुछ क्वेरी हो यू कैन व्हाट्सएप मी और टेलीग्राम में। थैंक यू वेरी मच।